लगाया पास अख्तर रसूल ने और गेंद भारत के डी में बाईं तरफ जहां पे चौकर ने है वहां पे पहुंच गया अब्बास भारतीय डी में और उन्होंने सेंटर की, लेकिन उससे पहले सुरजीत ने खूबसूरती से अजीत पाल ने गेंद अपने डी में से बाहर कर दी बाएं फ्लैंक में और ये खेल खत्म। भारत 2-1 से जीत गया। भारत विश्व हॉकी चैंपियन है। ये समाचार मैं मेलविल डिमेलो के साथ आपको कोलालमपुर से देता हूं 2-1 से। और अब मेलविल डिमेलो, इंडिया विन। नमस्कार, मैं विजयपाल डूडी और आज हमारे साथ एक शख्सियत खेल से जुड़े हुए जिनका अपना एक रुतबा है, अपना एक नाम है। आज हमारे साथ हॉकी के ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद के सपूतर अशोक ध्यानचंद जी हैं। जो अशोक ध्यानचंद जी भी अपने आप में एक बड़े खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ओलंपिक में अच्छा नाम कमाया है, देश के लिए मेडल भी जीते हैं। आज उनसे हम चर्चा करते हैं। सर नमस्कार। आप जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। आप उदयपुर में आए हो, पहले तो ये उदयपुर के बारे में कुछ बताना चाहे सर। उदयपुर के पहले भी आप रहे हो उदयपुर? जी बिल्कुल, उदयपुर मैं यहाँ पर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के कोच के रूप में यहाँ पर मैंने आदिवासी बच्चों को हॉकी की शिक्षा दी, हॉकी की कोचिंग दी और वो बच्चे आज भी हॉकी खेल रहे हैं। और राजस्थान से तो मेरा वैसे भी बहुत पुराना एक रिश्ता, और मैं कहूँ और मुझे भी आपको भी गर्व होता होगा कि आप राजस्थान को बिलोंग करते हैं। मुझे गर्व इसलिए होता है कि मैंने अपने जीवन के उस समय में जब मैं बीकॉम करने के लिए कोटा कॉलेज में आया था, तो कोटा कॉलेज में 1966 से 1969 तक 3 बरस यहाँ के इंटर कॉलेज खेलना, इंटर यूनिवर्सिटी खेलना, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलना और उसके बाद मुझे कंबाइंड यूनिवर्सिटी में जगह मिलनी। तो प्रारंभिक खेल जीवन का जो मेरा एकदम से जो बूस्ट अप हुआ है, तो उसका तो क्षेत्र कोटा रहा है और कोटा राजस्थान का एक। मेजर ध्यानचंद ने आपके पिता रहे हैं, उन्होंने अच्छा नाम कमाया, लेकिन आपने हॉकी के अंदर भी बहुत अच्छा किया। वर्ल्ड कप में देखे तो आप 1975 का वो वर्ल्ड कप मुकाबला था भारत और पाकिस्तान जैसी टीम का, और वो एक गोल जो आपने किया और उस फाइनल को भारत के नाम किया, उस क्षण को कैसे कहते हैं? और पाकिस्तान के साथ मुकाबला था, तो वैसे भी उसको कैसे देखते हैं सर आप? 1973 वर्ल्ड कप फिर होता है, एम्स्टर्डम में होता है, जिसमें भारत की टीम और हमारी टीम, और मैं कहूं कि वो मैच जो हमको जीतना चाहिए था, जिसको बाद में हमने जीता 1975 में, 1973 का जो वर्ल्ड कप है वो हमारे हाथ से स्लिप हुआ है। तो एक उसका दुख मुझे हमेशा से रहा है, जीतने की खुशी, लेकिन एक टूर्नामेंट वर्ल्ड कप का जो हारे हैं एम्स्टर्डम में, उसका मुझे दुख भी है कि 2 गोल की लीड लेने के बाद भारत की टीम सडन डेथ के अंदर हार जाती है। तो ये कसक थी। और 1974 का एशियाड फिर मुझे खेलने का अवसर मिला। अब ये 3 जो मेडल्स मिल रहे थे मुझे, और जिन बड़ी शख्सियत का नाम आपने लिया, मेजर ध्यानचंद, जो हमारे मेरे पिता, बल्कि इस हॉकी जगत के एक जन्मदाता मैं कहूँ कि हॉकी को उतनी ऊंचाइयों तक ले जाने वाले वो शख्स थे। तो मैं मेडल्स उनको नहीं दिखा पाता था कि सिल्वर मेडल क्या दिखाऊं। अच्छा। वो तो सोना लाने वाले लोग थे। अच्छा। वो हॉकी थी उस जमाने में 1928 से जो खेली गई, तो वो तो सोना और स्वर्ण पदक लाने वाले थे। अब मैं कांस्य पदक और सिल्वर मेडल और ये तो मैंने कभी हिम्मत नहीं, बल्कि एक कहते हैं ना उसको, अंदर कसक दुख था कि मैं अपने पिता को स्वर्ण पदक नहीं दिखा पा रहा हूं। तो वो अवसर मुझे मिला 1975 वर्ल्ड कप में, जो कोलालमपुर में खेला गया था, और जिसमें बड़े उतार चढ़ाव उस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के खेल के दौरान में हुए। हम अच्छा खेल रहे थे, टीम अच्छी थी, हर लिहाज से अच्छी थी, लेकिन यकायक अर्जेंटीना टीम हमको हरा देती है। अब हमारा मैच जो वर्ल्ड कप का पड़ता है, वो सेमीफाइनल होता है लोकल टीम मलेशिया से। अब कोई भी लोकल टीम और मलेशिया की टीम शुरू से अच्छी टीम रही है हॉकी के अंदर, उनका बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन रहा है, आज भी वो बरकरार है। तो उनके साथ हमारा मैच होना था। वो जो मैच होना था, तो हम क्या देखते हैं कि 10 मिनट के अंदर मलेशिया की टीम हमारे ऊपर एक गोल कर देती है। सेमीफाइनल मैच, पूरा स्टेडियम भरा हुआ है। अच्छा। लोकल मैच है और एक गोल वो हमारे ऊपर कर देती है। हम लोग किसी तरह से एक गोल उतारते हैं, जैसे ही उतारते हैं गोल, वैसे ही वो उसी 1 मिनट के अंदर फिर हमारे ऊपर दूसरा गोल हो जाता है। तो ये जो अब वो टीम हमारी लूज कर रही है 2-1 से लूज कर रही है, और मैच खत्म होने में 4 मिनट का टाइम वक्त बाकी, घड़ी लगी हुई थी
और वो 4 मिनट का वक्त बाकी था, तो हमारे कोच मैनेजर ने एक ऐसे खिलाड़ी को जो बिल्कुल पहली बार इंटरनेशनल मैच में उतरा था 1975 में, 74 का एशियाड खेले थे लेकिन 1975 में उनको खेलने का अवसर नहीं मिल रहा था, और वो थे असलम शेर खान, फुल बैक, भोपाल से यस। और इंडियन एयरलाइंस से। मैं भी इंडियन एयरलाइंस से काम करता था, आज इंडियन एयरलाइंस का नामो निशान नहीं है, वो खैर पॉलिटिकल चीजें हैं। तो उनको बुलाया गया माइकल किंडो की जगह, जो आज इस दुनिया में नहीं, जिनकी डेथ हो गई, तो इस दुनिया में नहीं है। तो उनको जब बुलाया गया 4 मिनट पहले, तो वो मैदान में एंटर हुए हैं, मैंने एक पेनल्टी कॉर्नर अर्न कर लिया देश टीम के लिए, और जो अर्न किया है तो बॉल को पुश किया जाता है, एक आदमी रोकता है, फिर तीसरा उसको हिट मारता है। तो फेंकने वाले जो शख्स थे, खिलाड़ी थे, वो थे बीपी गोविंदा। रोकने वाले जो शख्स थे हमारे खिलाड़ी थे, वो थे कैप्टन अजीत पाल सिंह, और हिट मारने वाले असलम शेर खान, जिन्होंने अभी तक बॉल नहीं छुई थी। जब आए हैं तो उनकी बॉल टच नहीं हुई, पेनल्टी कॉर्नर मिल गया, और आते हुए उन्होंने जो हिट मारी है तो वो इक्वलाइजिंग गोल। तो ये एक ऐसा रोमांच था उस स्टेडियम में नहीं, बल्कि पूरे देश में जो कमेंट्री था पाकिस्तान से। एक दिन की बात, नेक्स्ट डे हमारा रेस्ट था, और जो रेस्ट डे था वो दिन था 14 अगस्त 1975। और उस दिन हम मलेशिया में सारे गुरुद्वारे, जो गुरुद्वारे वहां पर मौजूद थे, मंदिर मौजूद थे, मस्जिद मौजूद थी, चर्च मौजूद थे। हमारे कोच मैनेजर सरदार बलबीर सिंह और बाबा बोधी कोच थे, वो हमारी पूरी टीम को लेके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, अच्छा सब जगह आप मतलब चारों सब करने के लिए। ईश्वर मैच के एक दिन पहले की बात है ये? एक दिन पहले 14 जो रेस्ट डे था। अच्छा। तो हम सब जानते हैं परमात्मा एक है जिसने सभी दुनिया को बनाया है। अच्छा। घर अलग हो सकते हैं। तो करने के बाद, और वो दिन था 15 अगस्त 1975 का शनिवार का दिन। अच्छा। सुबह 6 बजे मेरा दरवाजा नॉक होता है, दरवाजा खटखटाया जाता है, मैं दरवाजा खोलता हूँ। अपने रूममेट के साथ में, खिलाड़ी के साथ में मैं था, मिस्टर कलैया के साथ में रूममेट था मैं उठ के दरवाजा खोलता हूँ, तो मेरे कोच और मैनेजर खड़े हुए थे। उनके साथ एक अनजान आदमी खड़े हुए थे जिनको मैं पहचानता नहीं था। तो कोच साहब ने तसल्ली के लफ्ज, जो मोटिवेशन के लफ्ज होते हैं, भाई लड़कों आज खेलना है और जीतना हमको पाकिस्तान से, और उनको हराना है, तो जो लफ्ज उन्होंने कहे, फिर उन्होंने उन शख्स से मिलाए जो आए थे। वो भारत की टीम के लिए कुछ शुभ संदेश, कुछ ऐसी बात उन्होंने करी। अपना जो एक बैग सा लाए थे, उसमें से एक कपड़े की कतरन निकाली, छोटी सी। अच्छा। और एक ही रंग की कतरनी थी वो, उसका एक पीस उन्होंने कहा ये आज मैच अपनी शर्ट की जेब में रख के खेलना। अच्छा। अब जीतने के लिए हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जो चीज हो सकती है वो कर रहे हैं। सुबह उठ के वो 15 अगस्त का दिन याद है, 15 मार्च का दिन याद है मुझे कि उस दिन शनिवार था। तो हमने शनि देवता को तेल भी चढ़ाया वहां पर जो चीजें हो सकती थी। तो ये वो चीजें थी जिसने एक मनोबल को और आस्थाओं को और ईश्वरी जो हमारे गुड लक बैड लक होते हैं उसको किस तरह हम पार कर सके, हम जीते, तो वो सब चीजें की गई। और वो कपड़े का टुकड़ा रखा गया और मैच शुरू होता है। मैच शुरू होने के 10 और 12 मिनट के अंदर पाकिस्तान हमारे ऊपर एक गोल कर देता है। पहले आप में उनका गोल होता है, हमारे ऊपर एक गोल हो जाता है। एक गोल होता है तो हम अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन दबाव, क्योंकि एक गोल हो गया और वो पाकिस्तान की टीम है, दबाव में आ जाते हैं। और दबाव में आते हैं तो धीरे धीरे वक्त बीतता चला जाता है और 35 मिनट निकल जाते हैं। अच्छा। उस टाइम 35 मिनट के 2 हाफ हुआ करते थे और 5-10 मिनट का एक इंटरवल होता था। 35 मिनट में एक ही गोल हुआ था, वो पाकिस्तान ने किया था, हम डाउन। तो आप सोच सकते हैं, और पूरा देश उस दिन छुट्टी पर था। पूरा देश, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे हमारे स्कूल्स हो, चाहे हमारे ऑफिसेज हो, चाहे हमारे कोई सा क्षेत्र हो, लोग रेडियो कमेंट्री पे बैठे थे, घर के रेडियो पे बैठे थे। और जो लोग 75 में जिन्होंने वो कमेंट्री सुनी है, वो आज तक उस कमेंट्री को नहीं भूलें, क्योंकि सुनी हुई बात जो है वो दिमाग पकड़ता है, देखी हुई बात को नहीं पकड़ पाता है। तो उन्होंने गोल कर दिया। इंटरवल होता है, हम लोग मायूस से थे, खड़े थे। तो मैंने फिर जब टीम होती है, इकट्ठी होती है कि भाई किस तरह मोटिवेट किया जाए टीम को। अच्छा।
तो मैंने 2-3 लफ्ज कहे जरा बड़े कड़े शब्दों में, जिसको मैं नहीं कह सकता। मैंने कहा कि अब ये वक्त हमारे लिए वो है कि हमने अपनी पूरी हॉकी दिखानी है, खेलना है और साबित करना है कि हम अच्छी टीम है हमारी, हमको जीतना है। तो एक खून में संचार होता है कुछ बातों का, लफ्जों का, और वो टीम में संचार हुआ और हमने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए। और जब अटैक करने शुरू किए तो एक पेनल्टी कॉर्नर मिलता है भारत को। पेनल्टी कॉर्नर जब मिलता है तो वो फेंकने वाले वही गोविंदा, बीपी गोविंदा, रोकने वाले कप्तान अजीत पाल सिंह और मारने वाले सुरजीत सिंह। अच्छा। असलम और सुरजीत फुल बैक खेल रहे थे उस रोज। तो सुरजीत सिंह जो आज दुनिया में नहीं है, हमारे साथ के 5 खिलाड़ी जो 1975 में गए थे, 16 खिलाड़ियों की टीम होती थी, उसमें से 5 अब खिलाड़ी हमारे साथ नहीं है, जिसका कि मुझे बहुत दुख होता है। टीम की 5 खिलाड़ी निकल गए। तो सरदार सुरजीत सिंह एक ऐसी हिट दंदनाती शॉट मारते हैं पेनल्टी कॉर्नर का कि वो इक्वलाइजिंग गोल हो जाता है। इक्वलाइजिंग गोल होता है तो हम लोग और जोर से खेलना शुरू करते हैं। होता ना कि अरे अब जीतना, अभी तक हार रहे थे तो मनोदशा खराब थी, अब हमारी मनोदशा हाई हो गई, पाकिस्तान की डाउन हो गई। तो हमने उसको अटैक करे और खेल खत्म होने के 16-17 मिनट पहले भारत की टीम को एक लॉन्ग कॉर्नर, उस टाइम में एक रूल वो पेनल्टी होती थी जो अपोनेंट के कोने से हिट मारी जाती थी डी के ऊपर, और हम लोग उसको रोक के गोल में तब्दील करने की कोशिश करते थे। तो हरचरण ने हिट मारी, अजीत पाल ने उस बॉल को रोका अपनी हॉकी स्टिक से और धीरे से मुझे पास कर दिया। मैं उनके बगल में खड़ा था डी के ऊपर, वो जो पास किया उन्होंने, तो मैंने पाकिस्तान के 2-3 खिलाड़ियों को डॉस किया। और डॉस करने के बाद मैंने अपने साथी खिलाड़ी जो डी के अंदर में थे, विजय फिलिप्स, जो तेज तर्रार राइट आउट के रूप में खेलते थे, जिनका एक खेल का एक तरीका था उनका, तो उन्होंने उस बॉल को एकदम से मुझे गोलकीपर के बिल्कुल 5 गज सामने सीधी बॉल डाली है मुझे, और मैंने आती हुई बॉल को कलाइयों के दम बलबूते फ्लिक से बॉल को गोल में डाल दिया। तो वो जो गोल हुआ था वो हमारा विजयी गोल रहा और भारत ने उस वर्ल्ड कप में उसको जीता। और अब मैंने जब इस सीन की आपसे बात करी है तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ अभी इसी साल 19 मार्च को, 15 मार्च को हम जीते थे 50 साल पहले। इस 50 साल के 19 मार्च को मलेशिया की टीम के उस प्रेस ने जो उस वक्त मौजूद थे, जिन्होंने उस टाइम प्रेस में खबरें प्रचार की होंगी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। और मैं मलेशिया गया था और मैं उस जगह पे, उस ग्राउंड पे पहुंचा हूं जहां पर हमने फाइनल मैच पाकिस्तान के साथ जीता था। और पाकिस्तान के साथ जीत कर और भारत को विजयश्री मिली, हमने वर्ल्ड कप जीता। तो मैं उसी ग्राउंड के ऊपर उस जगह पे पॉइंट पे खड़ा होकर अपने उस चीज को दोहराता हूँ 50 साल पहले जो भारत की टीम ने और मेरे द्वारा वो जो गोल हुआ था, अजीत पाल का रोकना, हरचरण का मारना, मुझे बॉल मिलना, मैंने पास किस तरह फिलिप्स को दिया, फिलिप्स ने मुझे बॉल दिया और मैंने गोल में उसको तब्दील भी है। आपने काफी ओलंपिक भी खेले हैं कोलालंपुर में और मैचों के बारे में आपने कुछ अनुभव आप बताना चाहो? मैंने कहा ना, वो दिमाग में मेरी बात थी कि मेडल्स कैसे दिखाऊं। तो अब ये जब मेडल्स मुझे 75 मैंने जीता और पूरे स्टेडियम में हम दौड़ रहे थे, तो कई विचार दिमाग में आ रहे थे। तो एक विचार मेरे भी दिमाग में आया कि हाँ, अब मैं अपने पिता मेजर ध्यानचंद और मेरे चाचा कैप्टन रूप सिंह, जिन्होंने 2 ओलंपिक के मेडल जीते थे, मैं उनके सामने खड़ा होकर ये मेडल दिखा सकता हूँ। और वैसे ही हुआ अंततः कि जब मैं पूरे टूर के बाद, 1 महीने का टूर था हमारा जीतने के बाद पूरे देश के अंदर, और हम जब वहाँ से घर पहुँचे हैं और घर की दहलीज पर मेरी माँ और मेरे पिता खड़े हैं और मैं उनके चरणों में ये मेडल्स रखता हूँ, तो उनका आशीर्वाद या लफ्ज़ नहीं मुझे सुनाई देते, सिर्फ उनके हाथ का स्पर्श मेरी पीठ के ऊपर मुझे मिला, जो मेरे लिए बहुत बड़ा एक तोहफा था। मेरे चाचा कैप्टन रूप सिंह, जिनके नाम की एक सड़क ओलंपिक में बनाई गई 1972 में, ये हमारी गुड लक बैड लक है इस देश की कि हम अपने इन खिलाड़ियों के उस विरासत को, उस लेगेसी को, कि देखिए जर्मन के अंदर ओलंपिक विलेज में कैप्टन रूप सिंह के नाम की सड़क का बनना ये कोई छोटी घटना नहीं है। लंदन को जो हमारा मास्टर था विटन, वहां पर
मेजर ध्यानचंद के नाम की ग्रास एक टर्फ एक स्टेडियम बनाया जाता है, ये कोई छोटी घटना नहीं है। तो इनको हम जितना बढ़ाएंगे तो आने वाली जनरेशन को एक सहारा, सिंबल मिलता है। बच्चों को कितनी प्रेरणा मिलती है, उनके उस जो कोमल हृदय है उनके ऊपर इन बातों का कितना असर होता है, इन बातों का ये हम जानते हैं और जानना चाहिए हमको। और हम लोगों की प्रेरणा ही तो बच्चों के आने वाली जनरेशन को आगे बढ़ाती है, जो देश के लिए अच्छे कार्य करते हैं, देश के लिए सम्मान का काम करते हैं। उनको इन प्रेरणाओं से ही तो प्रेरणा मिलती है। 2012 के ओलंपिक के अंदर क्या आप यकीन करेंगे कि इस देश के और किसी देश के नहीं, भारत देश के 3 खिलाड़ियों के नाम, हॉकी के खिलाड़ियों के नाम उस लास्ट मेट्रो स्टेशन के नाम पर रखे गए थे जो ओलंपिक एरिना को टच करने वाले थे, आखिरी जहां से उन पैसेंजर्स देखने वाले उतरते हैं। वहां एक का नाम मेजर ध्यानचंद मेट्रो स्टेशन, एक का नाम कैप्टन रूप सिंह मेट्रो स्टेशन और तीसरे का नाम लेस्ली क्लाउडियस, जिन्होंने 4 मेडल जीते थे भारत के लिए, जिनको सिर्फ पद्मश्री मिला। 3 ओलंपिक के गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल, सिर्फ पद्मश्री। तो ये चीज हमको ऐसे खिलाड़ियों को तो जितने हाईएस्ट अवार्ड, जब कुछ नहीं था हमारे पास में, कुछ नहीं था तब हमने जीते हैं अपने बलबूते पे, अपनी खेल से, अपने पैसे खर्च करके, अपनी मेहनत से। इन खिलाड़ियों को तो हाईएस्ट अवार्ड देने चाहिए थे। तो लंबे समय से ये बात चलती है भारत रत्न को लेकर। आपसे भी कई बार पूछा जाता है हर जगह कि आखिर इतने बड़े खिलाड़ी जिन्होंने देश ही नहीं दुनिया में नाम कमाया और दुनिया के लोग इस लोहा मानते हैं आज भी मेजर ध्यानचंद का, लेकिन आज तक उनको भारत रत्न नहीं दिया गया है। और कई बार आपके इंटरव्यू में आपने कहा कि हम भीख नहीं मांगेंगे, ये बात को भी चर्चा में है। तो इस बार में क्या कहेंगे सर? ध्यानचंद के नाम की आप यकीन करें 26 मूर्तियां देश के अंदर बनी हैं, जिसको बनाने वाला मैं नहीं हूं या कोई संस्था नहीं है। ये लोगों की अपने आप से भाव जो उपजता है, जो उस खिलाड़ी के प्रति की नहीं, इस ध्यानचंद ने देश के लिए सिर्फ हॉकी खेली है, नहीं तो वो हिटलर के उस ऑफर को ठुकरा कर कि तुम मेरे देश में आ जाओ 1936 में, तुम मेरे देश में आ जाओ, मैं तुम्हें बड़ा पद और ओहदा दूंगा, तुम मेरे देश के लिए खेलो। लेकिन ध्यानचंद ने हमारे वो 2-3 जो इस देश को बनाने वाले और आहुति देने वाले हमारी शख्सियत रही हैं, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी साहब जिन्होंने देश को संदेश दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी तरह ध्यानचंद ने एक लाइन कही कि नहीं, मैं खेलूंगा तो अपने देश के लिए, मैं तुम्हारे देश के लिए नहीं खेल सकता। तो ऐसे लोग जिन्होंने अपने सर्वस्व से नछावर कर दिया खेल के ऊपर। मेरे सामने की बात है 1972-73 में ऑस्ट्रेलिया से लेटर आता है, जर्मन से लेटर आता है कि आप हमारी टीम को कोचिंग दीजिए, हम आपको इतना पैसा देंगे कोचिंग का। और ध्यानचंद उसको ठुकरा देते हैं, मेरे सामने की बात है, वो ठुकरा देते हैं कि नहीं हम नहीं जाएगा, वो आर्मी की लैंग्वेज में हम नहीं जाएगा, बाबूजी घर की स्थिति ठीक नहीं है, कुछ है नहीं, आप जाएं कुछ पैसा मिलेगा। नहीं, हम उन देशों को जाकर हॉकी सिखाएं जिनको हराने के लिए मैंने हॉकी खेली है। तो ऐसी बातें, और मुझे प्राउड है कि वो ऐसे लोग हमारे घर में थे, मुझे प्राउड है ऐसे लोग हमारे देश में कि उन्होंने ऐसी बात कही कि नहीं हम उनको जाके सिखाएं जिनको हराने के लिए मैंने हॉकी खेली। तो ऐसी शख्सियतों को तो जैसा मैंने कहा कि सरकार को इस पूरे देश कन्याकुमारी से श्रीनगर तक ध्यानचंद को जानते हैं। कहीं जाए आप पूरी दुनिया एक नाम बोलने की जरूरत, ध्यानचंद हाँ जानते हैं, सुना है, चाहे वो आज का बच्चा हो चाहे वो 100 साल 80 साल का बुजुर्ग हो। तो कहाँ अड़चन आ रही है, ऐसा क्यों, आप क्या मानते हैं? राजनीति सिर्फ सरकार का काम है, सरकार को देना है उनको। और ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी के डिस्कशन की बात खाली है, वो चाहे जिसको दे सकते हैं इस अवार्ड को, ये उनके डिस्कशन। तो अब उनका डिस्कशन शायद ध्यानचंद के लिए ना हो, या हो सकता है आने वाले वक्त में हो जाए, होगा तो पूरा हिंदुस्तान पूरा भारत इसका स्वागत करेगा। और हमें बेहद खुशी हुई कि हमारे परिवार का एक सदस्य जिसने देश के लिए इतना सब कुछ किया, जिसकी 3 पीढ़ियों ने करा। इस 3 पीढ़ियों में हमारे पास देश के सबसे बड़े पदक, चाहे वो ओलंपिक के हों, चाहे वर्ल्ड कप के हों, चाहे एशियाड के हों, 14 मेडल्स हमारे पास घर में रखे हैं, जिसमें 5 स्वर्ण पदक हैं, 1 कांस्य पदक है, 3
वर्ल्ड कप के पदक हैं, स्वर्ण पदक के साथ एशियाड के 4 हमारे पास तीसरी पीढ़ी को मिला के 4 एशियाड के मेडल्स हैं। इंटरनेशनल मेडल्स भी घर में हैं जिनको मैं नहीं गिनता हूं। नहीं तो किसी लेवल पे तो अभी ये तो सरकार की बात है। उनको हमने रिक्वेस्ट के तौर पर हमारे खिलाड़ियों ने 2 बार जंतर मंतर पर सरकार को ज्ञापन दिया। अब सारे हिंदुस्तान के खिलाड़ी कौन है? कोई पद्मश्री है, कोई खेल रत्न अवार्ड है, कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई और जितने पदक हॉकी ने दिए हैं एक सम्मान के साथ, वो पदक अब हमें लाने की जरूरत दूसरे खेलों में है। कोशिश है कि हो जाएंगे, लेकिन जितना सम्मान हॉकी ने दिया है, तो हॉकी खिलाड़ी 2 बार जंतर मंतर पे प्रदर्शन करके सरकार को ज्ञापन दिया। और मुझे भी खुशी हुई कि मैं भी 1-1.5 साल पहले हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को हमने ज्ञापन दिया। ये इसी के साथ में कि ये ध्यानचंद का ये सम्मान देश के लोगों का सम्मान है, देश की भावना का सम्मान है। ये खाली इंडिविजुअल घर में रखने वाला मेडल नहीं है कि मैं प्राउड करूं कि मेरे पिता को मिला। वो ध्यानचंद एक अलग ही शख्सियत, एक अलग खेल है जिसके बारे में हमने चर्चा करी। जाने कितनी बातें उनके बारे में हैं जिनको कि अभी तक ना पढ़ा गया, ना उनको पढ़ाया गया है। तो ध्यानचंद एक अपने आप में विभूति रहे हैं। तो क्रिकेट के अंदर सचिन तेंदुलकर को मिल गया, आज भी क्रिकेट को ज्यादा प्रमोट सबको मिले। हम कह रहे अवार्ड तो ये देने के लिए है, बस बात वही जो आपने कही कि ध्यानचंद को क्यों नहीं मिलता। तो मैं समझता हूँ कि हमारी एक सरकार बहुत एक समझदार सरकार है और उनको इन बातों पर विचार करना चाहिए कि भाई ये कोई मेरे घर में मैंने कहा ना 5 गोल्ड मेडल रखे हुए हैं जिनकी कीमत इस भारत रत्न से ज्यादा है। 5 गोल्ड मेडल एक घर में रखे हो, तो ये तो एक सम्मान है, रिकॉग्निशन है, जो देश के आने वाली जनरेशन इस बात को समझेगी कि हाँ भाई इस शख्स को भारत रत्न, जो देश का हमारा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, वो ध्यानचंद को मिला है। तो आने वाली एक विरासत, आने वाली एक लोगों के लिए प्रेरणा का सबब बनता है।